गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे बेटा आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने घर पर रह करके अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। अभी आपको पता है कि अपने प्लस टू और टेंथ का रिजल्ट आ चुका है और ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा बेटा आपके सभी भाई बहनों का जिन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप इनसे भी अच्छे नंबर लेंगे। लेकिन बेटा वो बच्चा वही कामयाब होगा जो बेटा अपना रेगुलर काम कर रहा है, जो पर डे पर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे रहा है, वही बच्चा बेटा अच्छे नंबर ले सकता है। इसमें देखिए अपने जो रेस्पेक्ट की सम्मान की बात है, आप सभी जानते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक का। उस चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार से एक इंडिविजुअल पर्सन के डेवलपमेंट में डिफरेंट हम बात करते हैं गोल्स का भी क्या होता है, मेन गोल्स होता है इनकम के अलावा, और उनमें जिसे हम बात कर रहे थे रेस्पेक्ट। तो जिन बच्चों के आज रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, परीक्षा परिणाम अच्छे आ रहे हैं, तो वो बच्चे उनको बेटा समाज या सोसाइटी में, या भी हम बात करते हैं स्कूल में, या बेटा आप बात करते हैं पेरेंट्स, उनको काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। और वो सम्मान उस व्यक्ति के विकास में उसको और अधिक बेटा आगे बढ़ने का क्या प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ मार्क्स कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नॉलेज जरूरी है, लेकिन बेटा यहाँ एक अपने समाज या सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें मार्क्स परसेंटेज को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो आप सभी घर पर रह करके अपनी नॉलेज के साथ साथ अपने बोर्ड एग्जाम की जो आपकी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग कैसे क्या पेपर आते हैं, क्या प्लान है, बेटा हर चैप्टर वाइज अपना रिवीजन जारी रखें। एक आपका इस जुलाई में जो टेस्ट होगा यूटी, इस जुलाई यूटी टेस्ट में बेटा आपके जो हिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं वो कंप्लीट आएंगे। 20 नंबर का टेस्ट रहेगा और इसमें 4 चैप्टर हिस्ट्री के जो हमारा लास्ट जो 4 चल रहा है ये चैप्टर भी इसमें आएगा। तो इसमें मीन्स नेशनलिज्म्स इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, नेशनलिज्म्स इन यूरोप, और बेटा हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ड्स, ये सभी चैप्टर आएंगे। द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ड्स जो चैप्टर है उसमें हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे हम ले रहे हैं आज द वॉर टाइम्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशंस जो टॉपिक है। बेटा वॉर टाइम्स मीन्स जैसे हम जानते हैं कि 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हम बात करते हैं 2 पावर्स के बीच लड़ा गया। बेटा इसमें जो हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी अलायंस पावर्स, जिसमें बेटा हम बात करते हैं अलायंस पावर में कौन सी जो कंट्री है और सेंट्रल पावर। तो इसमें 2 हम बात करते हैं ग्रुप में लड़ा गया था। अलायंस पावर में जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, या बेटा हम बात करते हैं बाद में यूएसए इसमें क्या ज्वाइन करता है। जबकि सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की, ये 2 ग्रुपों के बीच एक वॉर लड़ा गया। इस वॉर को बेटा फर्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन ये भी आ जाता है इसमें। पहली बात तो ये हो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, 1940 में। ये किन 2 पावर्स के बीच लड़ा गया, अलायंस पावर्स एंड सेंट्रल पावर। अलायंस पावर में कौन से कंट्री थे, तो ब्रिटेन है। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के अलावा बेटा यहाँ पर फ्रांस है, रशिया है और यूएसए, ये कंट्री इसमें शामिल थे। जबकि दूसरा जो ग्रुप था उस ग्रुप में बेटा कौन से कंट्री शामिल थे जो सेंट्रल पावर है, उसमें हम बात करते हैं जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, हंगरी है और ओटोमन तुर्की, ये राज्य एक तरफ थे। इन 2 गुटों के बीच ये युद्ध लड़ा गया और ये फर्स्ट अगर हम बात करें बेटा मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहा जाता है इसे, प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा जाता है। अब इसमें फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहा गया इसको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में बेटा बड़े पैमाने पर जिन वेपन्स का, एयरक्राफ्ट्स का, मशीन्स गन्स का, टैंक का, इनका बड़े पैमाने पर यूज किया गया और ये सभी वेपन्स किसमें बनते थे, इंडस्ट्रीज में। इस वजह से इसे फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहा गया। जब ये वॉर बेटा 1940 से 1980 तक मीन्स लगभग 4 साल ये युद्ध चला, तो इसमें इस युद्ध के दौरान बेटा जो वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसमें कमी आई, क्योंकि जितने भी जो यंग एडल्ट जो मैन थे वो बेटा वॉर टाइम में वॉर के जो युद्ध के मोर्चों पर चले गए, तो पीछे कौन, ओल्ड एज, चिल्ड्रंस और वुमेन्स शेष बचे। तो घर की जो जिम्मेवारी है, ये घर के जो कार्यों की बात करते हैं उसमें वुमेन्स का रोल क्या हुआ, बढ़ा। साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इस युद्ध में बड़े पैमाने पर बेटा क्या डिफेंस एक्सपेंडिचर्स क्या हुए, इंक्रीज हुए। जहां ब्रिटेन जैसे हम पढ़ रहे थे इसी चैप्टर में, ब्रिटेन मींस लंदन एज ए फाइनेंशियल सेंटर का काम करता था,
मीन्स ब्रिटेन को बेटा इस युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर क्या लेने पड़े, लोन्स लेने पड़े। इस वजह से यूएस से इस युद्ध के दौरान एक हम बात करते हैं जो यहाँ पर लोन देने वाला इंटरनेशनल जो क्रेडिटर्स है उसका रोल्स के रूप में क्या हुआ, उभरा। और ब्रिटेन है जो पहले कर्ज देता था वो क्या बन गया, कर्जदार बन गया। तो इस प्रकार से इस युद्ध के काफी बेटा इंपैक्ट रहे। जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्त होने के बाद जो इंडस्ट्रियल वॉर इंडस्ट्रीज थे उनमें बड़े पैमाने पर क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद वो प्रोडक्शन क्या हो गया, बंद। तो इन इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले वर्कर्स पॉपुलेशन थी उनको इंडस्ट्रीज से क्या किया गया, वर्क से हटा दिया गया, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई, बढ़ी। साथ में जिन एरिया में यूरोपियन कंट्री या वॉर इंडस्ट्रीज के लिए बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जा रहा था तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की काफी डिमांड थी वॉर टाइम में। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो क्या रहा, रिमेन्स रहा, हाई बना रहा। लेकिन प्रोडक्शन हाई के साथ साथ बेटा गुड्स की डिमांड्स क्या हुई, कम हुई। और वस्तुओं की मांग कम होती है और उत्पादन अधिक होता है तो क्या होगा कि प्राइस कम होगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इसका काफी बैड इफेक्ट देखने को मिला। और ये प्रोसेस लगातार बेटा क्या धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री हैं वो इस इकोनॉमिक हार्डशिप्स को क्या कर रही थी, फेस कर रही थी। इससे इसके काफी बैड इफेक्ट रहे। इसमें पोस्ट वार रिकवरी, जैसे आप जानते हैं कि युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के समाप्त होने के बाद बेटा डिफरेंट प्रकार के जो प्रोसेस अडॉप्ट किए गए ताकि युद्ध में जो लॉस हुआ है उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। लेकिन ये रिकवर इतने इजी नहीं था बेटा, इसमें काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। और बेटा बेरोजगारी क्या हुई, बढ़ी। और प्रोडक्शन क्या रहा, रिमेन्स हाई रहा, जिससे गुड्स की प्राइस क्या रही, लगातार कम होती चली गई। और बेटा इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज क्या हो गई, बंद हो गई। और बहुत से इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई, बढ़ी। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों की जो रियल वेजेस है उसमें भी काफी कमी देखने को मिली। इन रियल वेजेस में कमी देखने के साथ साथ हम देखते हैं कि बेटा बहुत से लोगों को विभिन्न प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ा। फिर इसमें अगर मास प्रोडक्शन, ये एक आपका अलग टॉपिक है, मास प्रोडक्शन एंड कंज्यूमेशंस। जैसे बेटा हम बात करते हैं वॉर के टाइम में बड़े पैमाने पर वस्तु इकोनॉमिक जो बोस्ट जो प्रोडक्शन है वो काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा। और मास प्रोडक्शन का जो पर्नियर्स है या हम वैसे उत्पादक जिसे हम कह सकते हैं प्रेम दाता किसे कहा जाता है, तो बेटा वो है हेनरी फोर्ड्स। हेनरी फोर्ड्स जो एक अमेरिका की फोर्ड मोटर्स कंपनी के क्या थे, मालिक थे। हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले अपनी कंपनी में असेंबली लाइंस को क्या किया, अडॉप्ट किया, जिससे वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस या हम कहते हैं वर्कर्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इसमें वर्कर्स बेटा एक काम को सिर्फ एक वर्कर ही करता था और प्रॉपर टाइम पर करता था। इस मॉडल से बनी पहली कार थी बेटा वो टी मॉडल कार। तो इस प्रकार से हर 3 मिनट में हेनरी फोर्ड्स के जो इंडस्ट्रीज हैं उससे हर 3 मिनट में एक कार का क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा। तो मास प्रोडक्शन का जो हम बात करते हैं जो सबसे पहले जो श्रेय मिलता है वो हेनरी फोर्ड्स को। हेनरी फोर्ड्स ने बेटा असेंबली लाइंस प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया और ये प्रोडक्शन काफी बेटा हम बात करते हैं तेजी से बढ़ा, क्योंकि उन्होंने कौन सी कन्वे जो बेल्ट्स है, जो इस बेल्ट्स के माध्यम से जो वर्कर्स की बेटा प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या किया, इंक्रीज किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मास प्रोडक्शन वाला जो पॉइंट्स है वो आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बड़े बिजनेस के रूप में। फिर हम बात कर रहे थे ग्रेट डिप्रेशन। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 से हम बात करें बेटा 1980 के बीच लड़ा गया था। इसके बाद जो प्रोडक्शन क्या रहा, रिमेन्स रहा और गुड्स की जो प्राइस है वो क्या होती चली गई, कम होती चली गई, जिससे बेटा अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी और हैंगरशिप्स क्या हुई, बढ़ी। ये टाइम पीरियड्स बेटा 1928 तक आते आते पूरे वर्ल्ड को एक इकोनॉमिक क्राइसिस का फेस करना पड़ा 1928 से लेकर के 1932 तक, जिसे ग्रेट डिप्रेशन का टाइम्स कहा जाता है। इस डिप्रेशन टाइम में अगर हम बात करते हैं जहां अमेरिका में जो किसान थे वो बड़े पैमाने पर व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन उनके प्रोडक्शन के साथ साथ जैसे ही वॉर टाइम्स समाप्त हुआ तो बेटा ये प्रोडक्शन रिमेन्स रहे। और जो पुअर किसान फार्मर्स थे उन्होंने बेटा लोन्स लेकर के मशीनें परचेज की थी,
लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस ऑलमोस्ट क्या हो गई, 60% नीचे गिर गई। और इनकी प्रोडक्शन की जो कीमतें, इतनी जो प्राइस हैं फूड ग्रेन्स की, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो प्राइस 60% कम हो गई, तो बेटा वो लोन रीपे नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी मशीनें और जमीन तक भी क्या करनी पड़ी, बेचनी पड़ी। जिससे बेटा देखिए पुअर्टी क्या हुई, इंक्रीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, और साथ में बैंक हैं वो क्या हो गए, दिवालिया हो गए, क्योंकि बैंकों ने बड़े पैमाने पर लोन दिया। और लोन देने के बाद लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं इकोनॉमिक हार्डशिप्स का टाइम हुआ आया, तो बैंक्स उस लोन को रिकवर नहीं कर पाए। इस वजह से बैंक भी क्या हो गए बेटा, दिवालिया हो गए, बैंकक्रप्ट्स हो गए, बहुत से बैंक्स क्या हो गए, बंद हो गए। और इसका इम्पैक्ट बेटा यूरोप पर ही नहीं, अमेरिका पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। भारत पर भी इसका काफी इम्पैक्ट देखने को मिला। जो ग्रेट डिप्रेशन का है उसमें बेटा हमारे जो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स काफी कम हो गए। प्राइस की हम बात करते हैं लगातार क्या होती चलेगी, गिरती चलेगी। फार्मर्स, इसमें जो पेशेंट्स हैं या फार्मर्स हैं, उनको इकोनॉमिक हार्डशिप्स का सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ा, क्योंकि भारत में जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइस ऑलमोस्ट क्या हो गई, 60 या 60 से भी अब क्या हो गई, कम हो गई। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिला भारत में। हाँ, लेकिन इसकी बात करें जो बेटा जो सिटीज एरियाज हैं वहां पर इसका प्रभाव काफी कम देखने को मिला। तो इस प्रकार से भारत में अगर हम बात करते हैं तो बेटा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का क्या होना, कम होना इस इकोनॉमिक हार्डशिप्स के टाइम से। अनएम्प्लॉयमेंट्स और हंगरशिप क्या हुई, इंक्रीज हुई। साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस है वो ऑलमोस्ट क्या हो गई, 50 या 60% से ज्यादा कम हो गई, जिससे एग्रीकल्चर जो या ग्रामीण रूरल एरियाज में इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा बुरा था। और अगर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज पर के बजाय ग्रामीण एरिया के लोगों को इस हार्डशिप्स को ज्यादा फेस करना पड़ा। जैसे हमने पढ़ा भी था नेशनलिज्म इन इंडिया में, दो अवध के जो पेशेंट्स हैं, यह हम बात करते हैं बेटा इसमें नॉट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो रिस्क या बिग फार्मर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, तो उनके पार्टिसिपेट करने का मेन कारण यही था क्योंकि उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइस क्या हो रही थी, लगातार कम हो रही थी। ये हमने पढ़ा था बेटा। तो ये ही कारण था कि बेटा हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव सबसे बुरा देखने को मिला। लेकिन बेटा 1939 तक आते आते ये वर्ड्स को दोबारा संसार को पुनः दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। और बेटा ये भी दो पावर्स के बीच लड़ा गया, अलाइज पावर्स और एक्सिस पावर्स। अलाइज पावर्स में वही कंट्री ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, यूएसए, जबकि बेटा एक्सिस पावर में इटली, जर्मनी और जापान। इसमें हिटलर की वजह से विश्व को बेटा दूसरे विश्व युद्ध को क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा। और इस विश्व युद्ध के जैसे समाप्त के बाद बेटा यूरोपियन जो अलाइज पावर्स हैं उन्होंने बेटा अपना एक अलग मेथड अडॉप्ट किया इकोनॉमिक्स रिकवरी के लिए, जिसमें आता है ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट्स। यूरोपियन पावर्स ने अपना एक एसोसिएशन बनाया जो इकोनॉमिक रूप से या पॉलिटिकल रूप से पावरफुल कंट्री थे वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद, और उन्होंने वहां पर बेटा IFM और वर्ल्ड बैंक जैसी फाइनेंशियल संस्थाओं का क्या किया, फॉर्मेशन किया। ये बेटा मेंबर्स कंट्री को क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स जो फाइनेंशियल हेल्प करेंगे ये संस्थाएं, जिन्हें बेटा ब्रिटेन वुड्स की ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। इन संस्थाओं के साथ साथ बेटा उन्होंने अपने जो मेंबर्स कंट्री हैं उनके बीच ट्रेड बैरियर्स को क्या किया गया, रिमूव किया गया, और इकोनॉमिक इक्वलिटीज को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, ताकि वॉर टाइम में जो भी लॉस हुआ है उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके और बेटा इकोनॉमिक हार्डशिप्स को फेस न करना पड़े, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फेस करनी पड़ी थी। लेकिन बेटा इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम जानते हैं एशिया, अफ्रीका कैसे बहुत से कंट्री थे जो यूरोपियन कंट्री के क्या थे, कॉलोनीज थे। वो देश भी क्या एक इंडिपेंडेंस के कंट्री के रूप में इमिग्रेट हुई, लेकिन इन देशों की इकोनॉमिक कंडीशंस काफी क्या थी, कमजोर थी। और यूरोपियंस या वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री हैं वो इनको इकोनॉमिक रूप से क्या नहीं कर रहे थे, फेयर वे में हेल्प नहीं कर रहे थे। इस वजह से इन्होंने अपने हेल्प के लिए जो न्यू इमिग्रेट इंडिपेंडेंस कंट्री हैं उन्होंने अपना एक अलग से क्या बनाया, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाया, जिसे हम कहते हैं G77। जैसे ब्रिटेन वुड्स बनाया था यूरोपियंस पावरफुल कंट्री ने, ऐसे बेटा क्या बनाया G77। इसमें जो न्यू इमिग्रेट इंडिपेंडेंस कंट्री थे
उन्होंने अपने बेटा आपसी हितों को बढ़ावा देने के लिए, आपसी इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए उन्होंने इस G77 का क्या किया, फॉर्मेशन किया। और उन्होंने ये भी डिमांड रखी कि वर्ल्ड बैंक और IFM से भी उनको भी बेटा क्या मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक से हेल्प मिलनी चाहिए। इस प्रकार से G77 और वर्ड्स जो हम बात करते हैं ब्रिटेन वर्ड्स हैं, उनको आपस में एक दूसरे के ट्विन्स भी कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपका बेटा यहाँ तक ही था। इसमें देखिए तो मैं आपके कुछ नोट्स भी भेजूंगा क्वेश्चंस के रूप में। तो बेटा इसमें आपको चैप्टर को पूरा पहले क्या करना है, रीड करना है, और रीड करके फिर आपको क्या करना है, अपने नोट्स जो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ वो लिखने हैं और लर्न करने हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर रह करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रॉपर अपनी अटेंडेंस भी सेंड कर रहे होंगे। थैंक्स।